ये पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ही मेहनत किया है। तो 8/73 में 8%, 8/73 सर्वे का नाम था। ये 8% वो आदमी है जिनको तुम झापड़ मार मार के थक जाओगे, लेकिन ये खा खा के नहीं थकेगा। बहुत ही पावरफुल आदमी है। क्या आप ये 8% में है? क्या वो 44% में है? क्या आप वो 22% में है? क्या आप वो 16% में है? क्या आप वो 10% में है? क्या आप ये 8% में है? मैं तो 8% वाला हूं। जब मैंने अपनी करियर शुरू की थी, मैं भी 44 वाला था। जब मैंने 1985 में यूरेका फोर्ब्स में जब करियर शुरू की थी, तब मैं भी, जब किसी के घर पे दरा गुड इवनिंग सर, माय नेम इज संतोष नायर, वो अगर झापड़ मारता था तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता था। कोई फोन पे आदमी को मैं बोलता था मैं आपसे मिलना चाहता हूं, उसने कहा कि मैं नहीं मिलना चाहता हूं, तो मैं आगे बात ही नहीं कर सकता था। लेकिन फिर मैंने फोन के ऊपर बहुत बुक्स पढ़ी, सेल्स के ऊपर मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, मार्केटिंग के ऊपर बहुत बुक्स पढ़ी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ी। इतना मैंने, मेरे घर में आओ 425 बुक्स है सेल्स के ऊपर, 425 सेल्स का ऊपर बुक है। मेरे घर में आओ 1290 वीडियो और ऑडियो कैसेट्स है मेरे घर में, बड़े बड़े गुरु लोग के जिन्होंने सेल्स में माहिरी हासिल की। मेरे घर में आइए और मेरे पास पूरा भंडार है सेल्स का। मैं ये हूं, और यहां तक आया अपने ऊपर बहुत एफर्ट डाल के, अपने ऊपर बहुत खर्चा करके, अपना रेगुलर सर्विस करके। जैसे हम गाड़ी का सर्विस करते हैं ना, गाड़ी का सर्विस करते हैं, मोटरसाइकिल की सर्विस करते हैं, हर 2000 किलोमीटर में हम सर्विस करते हैं। कार का सर्विस करते हैं 5000 किलोमीटर में। क्यों सर्विस करते हैं? क्यों हम सर्विस करते हैं गाड़ी का? ताकि वो अच्छा चले, एन वक्त पे ब्रेकडाउन नहीं होवे, उसका प्रोडक्टिविटी या उसका एवरेज बढ़े। हम लोग जिस गाड़ी पे चढ़ के चलाते हैं, हम उसका सर्विस करते हैं, लेकिन खुद का नहीं करते जो चढ़ के बैठा है। हम लोग किताबें पढ़ना यानी सर्विस करना, ऑडियो वीडियो सुनना यानी सर्विस करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना या सर्विस करना। अभी आपको कोई पेट्रोल पंप में बेच के, खोल के सर्विस तो नहीं कर सकते ना, मतलब जिधर भी खड्डे हैं आपके, उसमें ग्रीस वगैरह डाल के। तो वो सर्विसिंग नहीं कर सकते हैं, वो तो गाड़ी की होती है। आपका कैसा होता है? बुक्स, ऑडियोस, वीडियोस, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आपका सर्विसिंग है। कई लोगों ने ये सर्विसिंग नहीं किया, बोल के वो 44 में है। थोड़ी बहुत सर्विसिंग किया, वो 22 में है। जिसने और सर्विसिंग की अपनी, वो 16 में है। जिसने और सर्विस की, वो 10 में है। जो 24 घंटा सर्विस ही कर रहा है, वो 8% है। मैं वो सेल्समैन हूं। और जब तक तुम वो लेवल पे नहीं आओगे, जैसे यहां पर जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने लीडरशिप के ऊपर, मेरा बाहर लीडरशिप के ऊपर कैसेट है, बहुत सारे बुक्स है लीडरशिप के ऊपर। अगर आपने लीडरशिप के ऊपर बुक्स नहीं पढ़ा है, अगर आपने कम्युनिकेशन के ऊपर बुक नहीं पढ़ा है, अच्छी तरीके से अपने ख्याल को कैसे पेश करना है, अपने बदन को कब वापरना है, कहां पर आवाज को उठाना है, कहां गिराना है, कैसे आंखों में देखना है, कैसे लोगों से बात करना है, इसके ऊपर अगर आपने पढ़ाई नहीं की, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप खाली चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। और चिल्लाना मोटिवेशन नहीं होता, डेप्थ चाहिए, पढ़ाई किया हुआ आदमी चाहिए। और पढ़ाई किया हुआ आदमी ये है, इसने बहुत मेहनत की अपने ऊपर। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अगर जीतना है तो ये कैटेगरी में आइए, ये कैटेगरी। इस कैटेगरी में तो जीत कभी होती ही नहीं।
इस कैटेगरी में कभी कभी होती है, इस कैटेगरी में थोड़ी और ज्यादा टाइम जीत होती है, इस कैटेगरी में थोड़ा और इस कैटेगरी में रोज जीतना होता है, रोज जीतना। तो 8/73 का 8 तो आपको समझ में आ गया, तो 73 क्या है? 73 क्या है? 8/73 सर्वे में 8% तो आपको समझ में आ गया। ये वो सेल्स के बंदे हैं जिन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि किसी भी तरह का आदमी का ऑपोजिशन को और ठुकराहट को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकता है। ये तुर्रम खान है, ये AK-47 है, ये लक्ष्मी बम है, ये एकदम तगड़ा आदमी है, इसको हराया नहीं जा सकता। हर दिन बेचता है, हर दिन 1-2 जन को अंदर कर देता है। वो जो 44 वाला ना, महीने भर में 2 को अंदर करता है, मर के वो भी। ये रोज आदमी को अंदर करता है, रोज आदमी को जुड़वाता है। कैपेसिटी है, किसी को भी मिल सकता है, बिंदास है और कोई घबराहट नहीं है इसकी। लेकिन ये ऐसे अपने आप को बना के लिया, ये मां के कोख में बन के आया हुआ आइटम नहीं है, ये बना के लिया है। इसने मार के अपने आप को सर्विस करके बना के लिया। तो 8/73 का 8 तो ये है, तो 73 क्या है? 73 क्या है? 73 क्या है? कोई बता सकता है? बोलिए, गेसवर्क कीजिए, 73 क्या होगा? 8/73 में 8 तो ये हो गया, 73 क्या है? हाँ जी, 73 सेल आउट ऑफ 100। अच्छा, ओके, ये 73 क्या है? 73 फेलियर्स। 73 क्या है? क्या है 73? यस मैडम, 73%। वो लोग होते हैं जो 8% को आगे बढ़ने से मना करते हैं। अच्छा, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। यस सर, 73% फॉलोअर्स होते हैं ऑफ 8%। 73% साहब बोल रहे हैं वो 8% के फॉलोअर्स है। यस सर, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ जी, %73 वो लोग हैं जो ये 8% को देके इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वैसे ही जुड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। यहां पर किसी ने कुछ कहा? यस सर, अच्छा। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट आज समझ लो। 73% of all genuine customers only buy or allow you to see them after raising a minimum of 4 objections or rejection. यानी खरीदने वाला, जुड़ने वाला, हमारे धंधे में 2 चीज हो सकते हैं, या तो खरीदेगा और फिर खरीद के जुड़ेगा। खरीदने वाला और जुड़ने वाला, खरीदने के पहले और जुड़ने के पहले 4 झापड़ जरूर मारेगा। असली खरीदने वाला आदमी, असली जुड़ने वाला आदमी जुड़ने के पहले और खरीदने के पहले बेचने वाले को बराबर 4 कस के मारता है, और जब बढ़िया जवाब मिलता है चारों का तो वो जुड़ता है। आपने भी अपने जीवन में कभी कोई एक भी वस्तु खरीदी नहीं बिना ऑब्जेक्शन के और बिना रिजेक्शन के। अरे मैडम, आपने कभी कोई एक सलवार कमीज अहमदाबाद के गलियों में बिना सेल्समैन को ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन दिए बिना नहीं खरीदा।
एक साड़ी नहीं खरीदा आपने 2000 रुपया का, क्या आप ऐसे गए दुकान के अंदर, बोले वो साड़ी निकालना, पैक करो, किया आपने? मैं बताता हूं साड़ी आपने कैसा खरीदा। यहां बैठे हुए जितने लेडीज हैं, मेन है, आपको खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप गए पानेरी के अंदर, दुकान का नाम है, हाँ दिखाओ, ये दिखाओ, नहीं वो वाला, ये दिखाओ, ये देखो, पूरा शोकेस उतरवा दिया, नंबर 1। फिर नहीं ये बहुत पतला है, नहीं ये बहुत जाड़ा है, इसका तो रंग जाएगा, इसका तो भाव ज्यादा है, ऐसा वैसा। 2000 रुपया का सलवार कमीज या 1-1.5 रुपए का सलवार कमीज लेने के पहले वो सेल्समैन को आपने इतना घुमाया, ये नहीं वो नहीं, और फिर क्या बोलते, सब उतारने के बाद ये 4 निकाल के रखो, मैं आती हूं। नंबर 1, अरे 2000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया। 1 डजन केला खरीदने के पहले आपने वो पंडित तक को छोड़ा नहीं। मैं बताता हूं कितना रुपया इसका, तो वो बोला 20 रुपया। 20 रुपया? हमारा जो सीजी रोड के वो जो साइड में मार्केट है, उसमें यही केला 17 रुपए का मिलता है। वो पंडित बोलता है नहीं मैडम बहुत बाजार गर्म है, ये है वो। अच्छा नहीं ठीक है, देखो बोलो लास्ट में कितने का देगा? वो बोला नहीं मैडम बहुत बाजार टाइट है, 20 में ही दूंगा। देखो हम तो रेगुलर है, रेगुलर कस्टमर है, मैं रोज आती हूं लेने को। पंडित देखता है, साला बोले इसको तो पहली बार देख रहा हूं। अच्छा कितने में देगा लास्ट? वो बोलता नहीं 20 रुपए में दूंगा। फिर आप बोलते हैं पक्का? वो बोलता पक्का। फिर आप चलने को चालू करते। जब आप चलते हैं, ये वो स्पीड नहीं है जो आपका नॉर्मल है, अभी स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि अभी उम्मीद में है कि पंडित बुलाएगा। हम में से कई बेशरम लोग, पंडित ने नहीं बुलाया तो हम लोग जाएंगे, बुलाया? बोले नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो कितने में देता? मतलब आपने बाइक लेने के पहले, कार लेने के पहले, फ्रिज लेने के पहले, कोई भी चीज लेने के पहले आपने उस सेल्समैन को मिनिमम 3-4 झापड़ जरूर मारा है। उन सभी सेल्समैनों का आपके ऊपर शाप है, जिनको आपने पिछले 30 साल से, 40 साल से बहुत तकलीफ दिया। नेकलेस लेने को गया, कुछ भी लेने को गया, आपने कभी भी आपने ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन दिए बिना कभी कोई चीज खरीदा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में या नेटवर्क का कोई प्रोडक्ट खरीदने के पहले आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा? है? आपको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। कितना मिलेगा? मिनिमम 4। और अगर बराबर हैंडल किया तो वो आदमी जुट जाएगा या प्रोडक्ट ले लेगा। खरीदने वाला ही ऑब्जेक्शन देता है, ना खरीदने वाला घंटों तक आपके साथ बैठेगा और आपको बोलेगा अच्छा इसमें ये भी मिलता है, ओह बढ़िया, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, सिल्वर ये वो गोल्ड, ओह बढ़िया, और क्या क्या होता है, और इसमें ना ऐसा ट्रिप होता है, जो जीता वही सिकंदर, ये वो, अच्छा ये भी है, थाईलैंड भी जाने को मिलेगा, ये भी मिलेगा, अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया। और अपन उसको एक एक समझाते रहेंगे ये सोच के कि अभी लेगा, अभी लेगा, अभी लेगा। लास्ट में बोलता है सब बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। तो मतलब जुड़ना ही पड़ेगा अपने को, तो 100%। तो कल परसों चेक मैं दे देता हूं। ऐसा आदमी तुमको उसके बाद उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। जो तुम्हारा हर बात को मान लिया, हर चीज को मान लिया, हर जुड़ने को एकदम तैयार हो गया, खरीदने को एकदम तैयार हो गया, या तो उसका चेक बाउंस होएगा। अच्छा तुम तो डीडी लेते हो तो सवाल नहीं उठता, अगर चेक लेते हो तो उसका चेक बाउंस होएगा। जो आदमी एकदम फटाफट सब एग्री करता है वो प्रोस्पेक्ट नहीं है बॉस।
जो तुम्हारे को तकलीफ देता है, 1 2 3 झापड़ मारता है, वो देख रहा है कि तुम कितने कमिटेड हो, जानकार हो, कितने गहरे हो। आप में से कोई भी इंसान ने कभी भी कोई चीज बिना रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन का कभी खरीदा ही नहीं, कभी नहीं खरीदा। जैसे आपको समझो एक फ्रिज लेने का, सैमसंग का फ्रिज लेने का, 40 लीटर मतलब 440 लीटर का सैमसंग का रेफ्रिजरेटर अगर आपको लेना है, फ्रिज लेना है, तो मैं बताता हूं आप कैसे जाते हैं। पहले तो आप दुकान में जाते हैं, तो वहां पर वीडियोकॉन पड़ा हुआ है, बीपीएल है, एलजी है, और यहां पर आए तो सैमसंग का पूरा रेंज पड़ा हुआ है। आप आ गए वो सामने, तो सामने एक पीछे पीछे आपका एक आ गया वो सेल्समैन। अब वो सेल्समैन जो है 8% वाला है समझो, वो आ गया पीछे पीछे, बोले मैडम क्या चाहिए, सर क्या चाहिए आपको। आप बोलते मेरे को सैमसंग का 440 लीटर का मेरे को रेफ्रिजरेटर लेना है। तो बोलता बढ़िया, देखिए ये सामने जो है वो 440 है, ये 440 लीटर का। तो अभी आप अपना चालू करेंगे। कोटा कितना है आपका? कितना झापड़ का कोटा है? 4। अभी देखो आप डांस चालू करोगे। सुना है तुम्हारा जो सैमसंग है उसका सर्विस बहुत खराब है। तुम्हारा बाप ने भी कभी सुना नहीं, लेकिन तुमने छोड़ दिया। अभी प्रॉब्लम किसका है? सेल्समैन का। तुम्हारे को कुछ नहीं, तुमने एक सुरी छोड़ दिया और बोला हमने सुना है। तुमने कभी सुना ही नहीं, हमने सुना है तुम्हारा सर्विस बहुत खराब है। अब ये जो 8% वाला सेल्समैन है, ये बहुत ही तगड़ा सेल्समैन है, इसने तुम जैसे बहुतों को खेला है। बोलता है देखिए मैडम, आप यही चाहते हैं ना आपको कभी कोई तकलीफ नहीं हो आपके सर्विस में, तो मुझे खुशी है बताते पिछले 4 साल से सैमसंग को इंडिया का नंबर 1 कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में अवार्ड मिला है। अवार्ड मिला 4 साल से कि हम सबसे बढ़िया सर्विस देते हैं। और आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अहमदाबाद में हमने मोबाइल सर्विस उतार दिया, जिसका मतलब है कि मारुति वैन 4 घंटे के अंदर, आपने फोन किया तो 4 घंटे के अंदर हमने सर्विस नहीं दिया तो सर्विस फ्री। तो आप बोलते क्योंकि अभी आपका कोटा कितना खत्म हो गया? 1, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। आपके पास कितना बाकी है? 3। अभी सेकंड डांस। सुना है इसका कंप्रेसर बहुत जल्दी उड़ता है। अभी आपको यह भी नहीं मालूम कंप्रेसर अंदर है कि बाहर है। एक प्रॉब्लम किसका है? तो सेल्समैन बोलता है देखिए मैडम, आप यही चाहते हैं कि आपका कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम, तो मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारा जो कंप्रेसर है वो किर्लोस्कर कोपलैंड बनाता है। कोपलैंड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है, जिसका कंप्रेसर बनता है 6 सिग्मा क्वालिटी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्वालिटी टेक्निक है, उसको यूज करते हो। तो देयरफॉर आपको कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और उसमें भी एक और बढ़िया बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि इस पीस के साथ हम आपको देने वाले 5 साल का वारंटी। आप बोलते हैं कितने का है? कितने का है? तो बोलता है 42,500। 42,500? ये सेम पीस गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स में 40,500 का मिलता है। तो सेल्समैन बोलता है मैडम ये M97 है, वो M87 है, इसमें कैस्टर है, इसमें ये है, इसमें नीचे जमीन पे आप आराम से उसको धक्का मार के लेके जा सकते हैं। आप बोलते अभी आपका कोटा एकदम खत्म सा हो गया, तो अभी क्या बोलने का? तो अभी आप क्या करेंगे, उधर एक व्हाइट कलर का फ्रिज पड़ा हुआ है, ब्लू कलर का है, रेड कलर का। आप बोलेंगे क्रीम नहीं, क्रीम क्रीम। देख रहा है कि क्रीम नहीं है। क्रीम नहीं, क्रीम मतलब वो 4 का कोटा होता है। एंड देयरफॉर एक बात समझने की कोशिश करो, कोई भी आदमी लैपटॉप खरीदने के पहले, 10,000 का सूट लेने के पहले
इंश्योरेंस लेने के पहले, केला लेने के पहले, नेकलेस लेने के पहले, गाड़ी लेने के पहले, घोड़ा लेने के पहले 4 झापड़ जरूर मारेगा। एंड देयरफॉर आज के बाद जैसे ही कोई आदमी झापड़ मारता है ना पहला वाला, एकदम एक्साइट हो जाने का। क्यों? उसका कोटा खत्म हो रहा है। वो बोलता है मेरे को, बोलता है आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया हुआ, टैगोर हॉल में आपका बढ़िया प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसने कोटा का पहला वाला फेंका, एक्साइट हो जाओ, बढ़िया सा जवाब दो, और दूसरा वाला देगा और भी खुश हो जा। सेकंड दिया तो एकदम पागल हो जाने का, थर्ड दिया तो साले को लपक के चुम्मा लगा डालने का। क्योंकि अभी उसका कोटे में सिर्फ एक ही बाकी है, चुम्मा जैसी लगाया ना, बोलता किधर साइन करूं बता दो, साला लफड़ा ही नहीं। सो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, बन जाओ वो 8% वाला, और बन जाओ वो आदमी डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। ये बढ़िया आदत है, एकदम फैंटास्टिक आदत है। जिसने ये आदत डाल दी, रिजेक्ट होने की आदत डाल दी, वो आदमी को कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल हैबिट, एकदम बढ़िया हैबिट है ये। डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। हम में से कईयों को रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो रिजेक्शन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा पहला रिजेक्शन, सेकंड, थर्ड, मेरे को मालूम है चौथे में वो आएगा। तो मेरे को तो रिजेक्शन देने वाले तो मेरे को तो उससे बहुत प्यार है। जो रिजेक्शन नहीं देता ना, जो सब मेरी बात मान लेता है, मेरे को जरा उस पर डाउट रहता है। वो खरीदेगा नहीं, वो खाली एम पण चाहिए, एम चाहिए, थाईलैंड पण, बैंकॉक एम सिल्वर पण, गोल्ड, ओ वेरी नाइस, एम करवानो, एंड लिस्ट बनो, ओ वेरी गुड। मारो तो जुड़वानो है, इसका बाप भी जुड़ेगा नहीं साला कभी। सो कितने आदत हो गए? 2। एक तो पहला प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, दूसरा हैबिट था कॉलिंग या इनवाइटिंग हैबिट। तो जब भी किसको इनवाइट करते हो ना, तो बस उसी को ढूंढना जो तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है और 4 दे रहा है। 4-5 देगा फिर ले लेता, लेकिन तब तक अपन खड़ा रहना चाहिए। वो 1 दिया तो तू भागना नहीं। हम में से कई लोग ना मेंटली पहले वाले में गिव अप कर देते हैं, और 40 मिनट उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हमने मन में सोच लिया ये जुड़ने वाला नहीं है। मैं तो 40 मिनट खड़ा हूं तो 41 मिनट तक चक्कर चलाते रहूंगा जुड़ने के लिए। अब तीसरा हैबिट, उसका नाम थोड़ा अंदर चला गया, सेलिंग हैबिट। सेलिंग हैबिट में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब किसी को बेचने को जाते हो, आपकी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए। आपकी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब आप बेचने को जाओगे तो आपको वो बहुत सारे रीजन देगा कि अभी क्यों नहीं जुड़ेगा, अभी क्यों नहीं खरीदेगा। आप अगर वो 5 रीजन देता है तो आप उसको 6 रीजन दीजिए कि क्यों जुड़ना है और क्यों अभी खरीदना है। तो आपकी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने ये आदत नहीं डाली जानबूझ के, अगर ये आदत नहीं डाली, कौन सी आदत? आपकी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा वाली आदत अगर आपने जानबूझ के नहीं डाली, तो अनजाने में कौन सी आदत डाल दोगे? अनजाने में आपको उसकी ना खरीदने की चाहत
आपकी बेचने की चाहत से कम हो जाएगी। ये अगर आप डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो जीता वही सिकंदर। आप बेचने को जाओगे, क्यों लेना चाहिए, तो वो भी तो बेच रहा है कि मैं क्यों नहीं लूंगा। जब मैं आपको बेचने को आ रहा हूं कोई चीज, तो आप मेरे को, मैं आपको बोल रहा हूं आप इसलिए खरीदो, आप मेरे को बोलेंगे मैं इसलिए खरीदूंगा नहीं। मैं बोलूंगा इसलिए खरीदो, आप बोलेगा इसलिए नहीं खरीदूंगी। मैं बोलता हूं इसके लिए खरीदो, आप बोलेंगे इसलिए नहीं खरीदेंगे। मैं बोलता हूं इसके लिए आप जुड़ो, आप बोलते मैं इसके लिए नहीं जुड़ूंगा। मतलब मेरा आपको समझाने का चाहत आपका ना समझने का चाहत से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये आदत नहीं डालोगे, अनजाने में हम घर से ही तैयार होके जाएंगे, कुछ होने वाला तो नहीं है, फिर भी जाके देखते हैं। तो आप तो घर से ही हार के जा रहे हैं। आपको उस आदमी के घर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ऑलरेडी हार गए और वो तुमको वहां पर 3-4 बातें बोल के और हरा देगा। एंड देयरफॉर सेलिंग हैबिट में हमेशा मैं ये बोलता हूं, अनलेस यू हैव डेलिबरेटली फॉर्म द हैबिट ऑफ कॉलिंग ऑन प्रोस्पेक्ट डिटरमिन्ड टू मेक हिम, आप उसको समझाओ कि क्यों जुड़ना है। आप उसको बताओ क्या फायदा है, वो आपको बोलेगा फायदा नहीं है। आप उसको बताओ 10 बातें, वो आपको बताएगा 11 बातें। आप उसको बताओ 12वां बातें, वो आपको बताएगा 13वां बातें। आप उसको बताओ 14वां बातें। मतलब आपकी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए। एंड दैट इज अ हैबिट। अगर ये आदत, ये भी आदत है, ये सब आदत है, ये आदत नहीं डालोगे तो फंस जाओगे। नहीं तो वो आपको समझा देगा कि वो क्यों नहीं खरीदेगा, और आप समझ जाएंगे। और आप समझ गए कि क्यों वो नहीं लेना चाहता, तो कौन हारा? हम हारे। ये समझ लेना। और वर्किंग हैबिट्स का मतलब यह है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। वर्किंग हैबिट का मतलब है, अगर पहली 3 हैबिट्स को अच्छी तरीके से पाल लोगे, अगर पहली 3 हैबिट्स को अच्छी तरीके से पाल लोगे, अगर पहली 3 हैबिट्स कौन से हैबिट? प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, कॉलिंग हैबिट, सेलिंग हैबिट, इसको बराबर पाल लोगे ना, तो ये चौथे वाले का टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये क्या है, ये वाला, ये बस दिस इज नथिंग बट स्टडी, प्रिपरेशन, प्लानिंग। जो आदमी का पहला वाला 3 आदत अच्छा है ना, वो बहुत बढ़िया स्टडी करेगा, बढ़िया प्लानिंग करेगा। जो पहली 3 आदत में अच्छा नहीं है ना, वो ना प्लानिंग करेगा, ना लिस्ट बनाएगा, ना अपना टाइम को ऑर्गेनाइज करेगा, ना अपने एफर्ट को ऑर्गेनाइज करेगा, ना अपना रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करेगा, ना अपना खुद का एनालिसिस करेगा। ये जो चौथा हैबिट है ना, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। पहला 3 हैबिट आ गया ना, ये ऑटोमेटिक जुड़ जाता है आपके साथ। जब आपका प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स एकदम मजबूत है, जब आपका कॉलिंग हैबिट्स एकदम मजबूत है, प्रोस्पेक्टिंग की वजह से आपका लिस्ट बढ़िया है, कॉलिंग की वजह से रोज आप आदमी को लेके आ रहे हैं, सेलिंग की वजह से रोज आप आदमी को जुड़ा रहे हैं, और रोज जुड़ा रहे, रोज बेच रहे, मस्ती में धंधा हो रहा है, तो क्या आप प्लानिंग करोगे या नहीं? क्या आप अपना टाइम को बराबर वापरोगे कि नहीं? क्या आप पढ़ाई लिखाई करोगे कि नहीं? ये वो चौथा आदत है। तो जिसका पहला 3 आदत अच्छा है ना, वो ये चौथा हैबिट जो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है उसके साथ। तो इसका चिंता नहीं करो। तुम ध्यान लगाओ पहला 3 हैबिट को डेवलप करने का। तुम ध्यान लगाओ पहला 3 हैबिट को डेवलप करने का, और वो पहला 3 हैबिट अगर तुमने डेवलप कर लिया, तो तुमको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब मैं कुछ सब हैबिट्स की बात करता हूं। जैसे वन ऑफ द रीजंस, जो सक्सेसफुल लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो लोग बहुत जल्दी उठते हैं। अभी यह दिख नहीं रहा आपको, गेटिंग अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोज 5:30 बजे उठता हूं।
पिछले 24 साल से मैं रोज 5:30 बजे उठता हूं। तो आप नौकरी भी करते हैं तो भी टेंशन नहीं, सुबह जल्दी से उठने की आदत डालो। दूसरा, मैं रोज जॉगिंग और वॉकिंग करता हूं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का गेम है ये, एनर्जी का गेम है। बहुत सारे लोग 10 मिनट बात करते तो थक जाते हैं, कई लोग 12 बजे के पहले दिन में थक जाते हैं, शाम तक उनका चलता ही नहीं है। तो फिजिकली एक सेल्स का बंदा है तो फिजिकली आपको बहुत ही एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली एनर्जेटिक नहीं है, और वो आती है जॉगिंग से, वॉकिंग से, हेल्थ के ऊपर ध्यान लगाने से, ये सब हैबिट्स है। ये अच्छी आदत डालो, अच्छी चीजें खाने पीने की अच्छी चीजें डालो, वजन कम रखो, भागदौड़ करने की आपकी क्षमता बनी रहती है। दूसरा, रोज टेलीफोन करो लोगों को और कॉल करो, रोज टेलीफोन करो और कॉल करो, ये एक आदत है। ये अगर आदत डाल देंगे, 4 जन को तो मिनिमम मिलना चाहिए। अगर आप फुल टाइमर है तो मिनिमम 4 आदमी को मिलना चाहिए, और अगर आप पार्ट टाइमर है तो 1 to 1 कम से कम 2 आदमी को। बाकी ग्रुप में, सेमिनार में तो आपका संडे जो भी चलता है वो तो चलता ही रहना चाहिए, लेकिन रोज मिलने की, किसी न किसी को मिलने की एक धार बना रहता है। दूसरा, जितना हो सके एक टेरिटरी में काम करो, एक ही एरिया में काम करने का चक्कर चलाओ। मतलब जितने भी आपके बिल्डिंग में आपने किसी को जुड़ाया तो नेबर के पास जाइए, नेक्स्ट वाले के पास जाइए, नेक्स्ट वाले के पास जाइए, एक ही एरिया में ज्यादा से ज्यादा आदमी को जुड़ने का चक्कर चलाया जा सकता है। तीसरा, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है 3 doors। एक सेल्स के बंदे के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। मेरे बॉस अनिल कुमार गुप्ता बोलते हैं कि कोई भी सेल्स के आदमी के पास 3 दरवाजे होते हैं। हम लोग सब सेल्स के बंदे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे हैं, यानी कि हम लोग बेचने के बिजनेस में हैं। तो हमारे लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। सबसे पहला दरवाजा आपका घर का दरवाजा, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। सेकंड दरवाजा आपका ऑफिस, या बोलते हैं ना ऑफिस हुआ, या फिर अपलाइन के साथ ज्यादा टाइम बैठने का नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ऑफिस को जितना हो सके अवॉइड करो। तीसरा दरवाजा आपका कस्टमर का दरवाजा, उधर टेंट लगा के सो जाओ, उधर टेंट लगा के सो जाओ। 3 दरवाजे हैं और मैंने ये तीनों दरवाजे पे जिंदगी बनाया है। सबसे पहला दरवाजा आपका घर का दरवाजा, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। क्यों? सब खर्चे वाले आइटम है उधर। वो बीवी बोलती है मेरे को ये लेके दे, बच्चा बोलते है सब खर्चे वाला आइटम है, और वहां पैसा नहीं है। सेकंड, द डोर ऑफ योर ऑफिस, जितना हो सके। मैं ऑफिस में नहीं जाता था क्योंकि वहां पर ज्यादातर ये जो ज्यादा ऑफिस में बैठ के टाइम वेस्ट करते सब दुखी लोग रहते। और तीसरा दरवाजा कस्टमर का दरवाजा, वहां पर आपको बिजनेस मिलेगा। जिधर कस्टमर है उधर सेल्समैन होना चाहिए। ये आपकी एक आदत होनी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है। एक आदमी को तो मिनिमम अंदर करने का चक्कर चलाना चाहिए, 1% एटलीस्ट को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आपके सेमिनार तो रेगुलरली होते हैं। हर दिन एक आदमी को अंदर करने का चक्कर चलाना चाहिए। और दुनिया में एक चीज याद रखना, रोज एकदम बढ़िया कपड़ा पहनने का, लेडीज ऐसा ड्रेसअप करने का जैसे कि तुम्हारा शादी है, आदमी लोग ऐसा ड्रेसअप करने का आज जैसा तुम्हारा शादी है। शादी में जाते टाइम एकदम फटा पुराना पहन के जाने का, जब आप शादी में जाएंगे ना एकदम सिंपल पहन के जाने का, सब तुमको ही देखेंगे। नहीं तो क्या है, तुमने भी नेकलेस पहना है, 1000 लेडी है तो हजारों ने नेकलेस पहना, कोई देखता ही नहीं किसी को। क्या है कि शादी में एकदम फटा पुराना डाल के जाने का, और जो नॉर्मल डे है ना एकदम सच जट के जाने का, सब देखते हैं। सब देखते हैं, सब तो मेरा ये फॉर्मूला रहा है, जब भी मैं बिजनेस में जाता हूं आई एम वेरी वेल ड्रेस्ड। जब मैं शादी विधि पे जाता हूं एकदम सिंपल। तो बिजनेस में भी लोग अपने को ही देखते हैं, शादी में भी अपने को ही लोग देखते हैं। ये गेम है। दूसरा, जितना हो सके फैमिली को इन्वॉल्व करो।
जितना हो सके फैमिली को इन्वॉल्व करो, हस्बैंड वाइफ, अगर बड़े ग्रोन अप बच्चे इन्वॉल्व करो, क्योंकि ये बिजनेस में फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो एक और चीज बोलूंगा आपको कि डेलीगेट कर दो ऐसे हर वो चीज जिसमें पैसा नहीं मिलता ना, तो सब डेलीगेट कर दो, सब डेलीगेट कर दो, दूसरे से कराओ। जैसे मैं ना अपना गाड़ी चलाता हूं, ना मैं ऑफिस में चेकबुक साइन करता हूं, ना कोई चीज खरीदता हूं, ना घर में कोई रिपेयर वर्क ये वो, मैं कोई नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग काम नहीं करता। नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग काम, मैं सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन काम करता हूं। यानी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो भी पैसा मिल रहा है। मेरे पहले लोग आ गए, सब सेट हो गया। मेरे 3-4 असिस्टेंट घूम रहे इधर, उन्होंने माइक सेट कर दिया, वो मेरे पहले आए, उन्होंने स्क्रीन सेट किया, मेरा लैपटॉप मेरे से पहला आया, पानी मेरे से पहला आया, माइक मेरे से पहला आया, सब सेट हो गया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिसमें रोकड़ा नहीं आता। नहीं तो नायर साहब पहले आ रहे हैं, ये तो वही बात हो गई, आशा भोसले आज शाम को यहां गाने वाली है, तो सुबह बेचारी आ गई है हॉल में, पहले तो हॉल साफ कर रही है, बाद में बाथरूम साफ कर रही है, बाद में वो सब इक्विपमेंट वगैरह लगा रही है, माइक टेस्टिंग वगैरह सब खुद कर रही है, उसके बाद बाहर खड़े रह के खुद ही टिकट बेच रही। शाम को कौन मेरा बाप गाएगा? शाम को लेट लेट के गाएगी वो, फिर एकदम। आशा भोसले को पैसा मिलता है गाना गाने के लिए, नायर साहब को पैसा मिलता है गाना गाने के लिए, तुमको पैसा मिलता है गाना गाने के लिए। गाना अच्छा गाओ, दुनिया भर का फालतू चीजें करके थक न जाओ। हम में से कई लोग शाम को 6 बजे एक्चुअली बहुत थक जाते, क्योंकि सुबह क्या बैंक में गया, दोपहर को हज का बिल भरा, 3 बजे क्रेडिट कार्ड के पीछे पड़े थे, 4 बजे गाड़ी सर्विस को गए थे, 5 बजे प्रेजेंटेशन है। मैकेनिक के मफत देंगे अपन, समझा कि नहीं? और तुम साला गुजराती लोग को कीड़े ज्यादा ही होते। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिसमें रोकड़ा नहीं आता। अब ये वीडियो वाले, ये जो वीडियो वाले हैं हमारा, आपने मेरे से कभी बात किया ये वीडियो शूटिंग करने का? मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता हूं। किसने मेरे कंपनी से बात किया आपसे? मैं नहीं जानता हूं। मेरा टिकट किसने बुक किया? आनंद ठाकर। क्या मेरा इधर आने का पूरा सिलसिले में मैंने कभी तुम्हारे से बात किया कि मैं कौन से फ्लाइट में आऊंगा, कौन से फ्लाइट में जाऊंगा, कौन से होटल में रहूंगा, मेरे को कौन उठाने को आएगा, कौन मेरे को सुलाने को आएगा? मैंने कभी बात किया तुमसे? मेरे को तो तुमने डायरेक्ट इधर ही देखा कि नहीं? मेरा पेमेंट, मैंने आपसे पेमेंट का बात किया, ये डेट के बारे में मैंने आपसे बात किया? मैं तो खाली रोकड़ा। बाकी सबके लिए मैंने आइटम रखे हैं, सबके लिए। अरे यहां तक के अभी आपने अगर मेरे को विजिटिंग कार्ड दिया, जैसा अभी आपने मेरे को यहां पर विजिटिंग कार्ड दिया, नीरव भाई ने मेरे को विजिटिंग कार्ड दिया, समझो, तो मैंने ये विजिटिंग कार्ड जो है ना, ये मोबाइल में मैं एंट्री नहीं मारता, मैं खाली विजिटिंग कार्ड। प्रवीण, मालूम है तेरे को ये टेक्निक? हाँ, लैपटॉप में अगर एम लिखा तो और एफ लिखा तो फाइल करने। मेरा पर्सनल असिस्टेंट है किरण, मेरा पर्सनल असिस्टेंट है किरण बंबई में। अब मैं कार्ड पे, ये नीरव का कार्ड में लिखूंगा एम,
एम लिखूंगा और मेरा पर्सनल असिस्टेंट को दूंगा, किरण बालू नायक। अब ये पूरा डिटेल वो मोबाइल में एंटर करेगा। नीरव, वो मोबाइल लेगा मेरा, उसमें लिखा नीरव NIRAVPATEL, ये नंबर, इसमें रोकड़ा नहीं आता बॉस। ना मैं डिजिटल में एंट्री मारता हूं, ना मोबाइल में एंट्री मारता हूं, ना गाड़ी सर्विस को लेके जाता हूं, ना घर का पेंटिंग, ना ऑफिस का पेंटिंग, ना कुछ भी नहीं करता मैं। मेरा बस चले तो मैं नंगा होके खड़ा हो जाऊं, कोई मेरे को नहला के देवे तो 2000 उसको भी दूं। तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, बोलेगा चल नहला, तो अपन सोच रहे हैं अभी ठाकर को पकड़ने का है कि अरविंद भाई को पकड़ने का, कहां से माल आएगा, रोकड़ा किधर से आएगा, बोलता सर हो गया, अच्छा ठीक है। मैं सिर्फ रोकड़े वाला काम करता हूं। मेरे को कभी भी तुम ऐसा कोई काम करते हुए नहीं देखेगा जिसमें पैसे नहीं आ रहे। लेकिन उसके लिए, सबके लिए मैंने 4000 वाला, 3000 वाला, 5000 वाली, 8000 वाला, 2000 वाला, सबको मैंने सेट करके रखा और मैं सबको पालता हूं, क्योंकि मैं खाली माल कमाता हूं। हम में से कई लोग सब काम खुद ही करते हैं। हम अगर धंधे वाले हैं तो हम खाली रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी करना चाहिए, बाकी सब डेलीगेट कर देना चाहिए। बेचने का जिधर है ना, बेचने का, खड़े रह के जरा फंडे पिंडे मारने का, उधर बराबर डांस करने का और पूरा दिन उसकी तैयारी करने का, कैसे बात करूंगा, किसको पटाऊंगा, किसको लूंगा, क्या डायलॉग मारूंगा। पढ़ाई लिखाई करो, बेचो, पढ़ाई लिखाई करो, बेचो, बीच का सब काम आइटम लोग से कराओ। मार्केट में होलसेल में मिलते हैं। सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे सेमिनार्स हुए, बहुत सारे मोटिवेशनल पेप टॉक हुए। कभी अरविंद खड़ा हो गया, तो कभी आनंद खड़ा हो गया, तो कभी नीरव खड़ा हो गया। बड़े बड़े नेटवर्कर को दिल्ली बिल्ली इधर उधर से सब जगह से बुलाया और हर टाइम हम लोग यहां पर आए और ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार वगैरह अटेंड किया। और हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद हमने मन में सोचा, साला अभी तो सुधर जाऊंगा, अभी तो बस सर, आनंद साहब लिख लो। ये महीने से आपने बराबर मेरे को आज समझाया कि पिछले 3 महीने से मैंने काम नहीं किया, लेकिन आपका आज का जो टॉक था ना आनंद भाई, हिला डाला। बस ये महीने से 10-10 आदमी को मैं जोड़ने वाला है। आप लिखो। अभी मेरे को आज समझ में आ गया, अभी मैं जिंदगी में पीछे हटने वाला नहीं। 24 घंटे के बाद उसका लास्ट तक अपने को जरने। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर आदमी बोलता है कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ ये करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, एंड मैं जला दूंगा, हिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद लोग वादे करते हैं। हर प्रोग्राम के बाद अच्छा वादे करते हैं और उनके मन में चाहत भी है इंप्रूव होने का। हर आदमी को चाहत भी है इंप्रूव होने का और वादे भी करते हैं। एंड बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी लेते हैं, बस कल से मैं रेगुलरली काम करूंगा। अभी तो आपने मेरे को समझाया ना, तो मैं अभी 6 बजे मैं वो अकाउंटेंट का काम करता हूं, वहां से मैं रोज 9 बजे तक 3 घंटा मैं रोज शाम को काम करूंगा। और बहुत रेजोल्यूशन, बहुत हम प्रण भी लेते हैं कि ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन सो लिटिल अचीवमेंट। वादे करने के बावजूद भी अपने अचीवमेंट्स बहुत कम है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वादे करना एक बात है, निभाना अगली बात है।
क्या हो गया कि बहुत सारे लोग वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं, वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं, वादे करते हैं, निभाते नहीं, तो वादे करके ना निभाने की आदत पड़ जाती है। बहुत कम लोग हैं जो वादे करके निभा पाते। देयरफॉर वादे मत करो, और अगर करते हो निभाओ। सो मेनी, हर प्रोग्राम के बाद हर आदमी बोलता है सर मैं सुधरूंगा, मैं इंप्रूव होऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं जला दूंगा, मैं हिला दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं बस समझ गया सर, अब तो बस अभी आपको कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। 2 दिन में फिर लाइन पे आ जाता है। क्योंकि क्या है, अगर आपने आज वादा किया ना कि मैं फील्ड पे जाऊंगा, तो आज सुबह या आज शाम को आपको जाना है, फिर कल सुबह उठ के फिर वादा आने का, और कल फिर जाना है, और परसों फिर उठना है और वादा करना है और फिर जाना है, और तरसों फिर उठना है और वादा करना है और फिर जाना है, और उसका अगला दिन फिर वादा करना है और फिर एक्चुअली जाना है। देयरफॉर अगर आपने वादे करके अगर गए ने ना बीच में, तो आप सीधा 0 पे आ जाते। एंड देयरफॉर इट इज सेड कि बिकॉज एनी रेजोल्यूशन और डिसीजन यू मेक टुडे, आज कोई भी रेजोल्यूशन लोगे, कोई भी डिसीजन लोगे टुडे, कल यही रेजोल्यूशन कि मैं बुक पढ़ूंगा। बुक पढ़ना सिर्फ आज के लिए नहीं है, बुक पढ़ना यानी कि जिंदगी भर पढ़ने की बात करो। मेहनत करूंगा तो खाली आज के लिए नहीं, जिंदगी भर का वादा करना है। ऑडियो वीडियो सुनूंगा नायर साहब, खाली ये महीने में नहीं, मई में, जून में भी सुनना पड़ेगा, जुलाई में भी सुनना पड़ेगा, 2007 में भी सुनना पड़ेगा, 2008 में भी सुनना पड़ेगा, 2009 पे भी सुनना पड़ेगा, 2010 के लिए भी सुनना। मैंने पढ़ने की आदत, रोज 1 घंटा पढ़ने की आदत 1985 में डाली, आज 2007 हो गया, 22.5 साल से रोज पढ़ता हूं। तो खाली वादे 85 में किया था पढ़ने का और 86 में तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज अगर आपको करना है तो जीवन भर करना है। कॉल भी आपको रोज करना है। कई लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा गोल्ड हो गया, थोड़ा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, थोड़ा डाई वो मतलब क्या बोलते हैं पर्ल हो गया, तो फिर बोले अपड़ो तो थई गयो, फिर ये पैर ऊपर करके बैठा है, बोले लाइन काम करेगा नीचे। वो आदमी का धार चला जाता है, वो आदमी का धार चला जाता है। जिस चीज ने तुम्हें सक्सेसफुल बनाया है उस चीज को तुम्हें रेगुलरली करते ही रहना है। जिस चीज ने तुम्हें सक्सेसफुल बनाया है उस चीज को तुम्हें रेगुलरली ही करना है। तो ये कहा जाता है कि रेजोल्यूशन कैन ओनली बी मेड एंड केप्ट इन द फर्स्ट प्लेस इफ यू लिंक इट टू योर पर्पस। वही आदमी वादे करके निभा सकता है जिसका पर्पस क्लियर है। वादे करके ना निभाने वाले का पर्पस देखो है ही नहीं। पर्पस मस्ट बी बिग। पर्पस बड़ा होना चाहिए, पर्पस छोटा नहीं होना चाहिए। पर्पस सेंटिमेंटल होना चाहिए, पर्पस इमोशनल होना चाहिए, यानी कि दिल की बात होनी चाहिए। पर्पस मस्ट बी कंटिन्यूस, पर्पस कंटिन्यूस होना चाहिए। एक के बाद एक, 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 एक के बाद लाइन से ऐसा 5 साल में कम से कम 30 पर्पस लाइन से लगे हुए। ऐसा पर्पस होना चाहिए। यह नहीं कि अपने कोई घर लेने का, 2 बेडरूम हॉल किचन लेने का, एक पर्पस। और क्या हो जाता है, बहुत मेहनत करके नेटवर्क में बहुत मेहनत करके बहुत एफर्ट डाल के इधर उधर भाग भाग के एक घर ले लिया। घर ले लिया तो इसका जूस निकल गया, इसका वारंटी खत्म हो गया, क्योंकि इसके पास अगला क्या करने का कुछ मालूम ही नहीं है, और फिर ये रडार से निकल जाता है। सो पर्पस मस्ट बी कंटिन्यूस। जैसे जब मैं सेल्समैन था तो मैंने बोला मेरा अगला पर्पस है कि मैं बनूंगा ग्रुप लीडर।
जब मैं ग्रुप लीडर बना, मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं सेल्स सुपरवाइजर बनूंगा। तब मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं ब्रांच मैनेजर बनूंगा। फिर मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं डेप्यूटी डीएसएम बनूंगा। फिर मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं डीएसएम बनूंगा। फिर मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं आरएसएम में डीएसएम सीनियर डीएसएम बनूंगा। फिर मैं अगला पर्पस रखा कि मैं रीजनल मैनेजर बनूंगा। फिर मैं अगला पर्पस रखा कि मैं डीजीएम बनूंगा, डीजीएम। फिर मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं जीएम बनूंगा। फिर अगला पर्पस था मेरा वाइस प्रेसिडेंट बनने का। फिर अगला पर्पस था मेरा डायरेक्टर बनने का। और फिर मैंने बोला कि एक बार 1988-89 की बात है, तब मैंने पर्पस रखा कि मैं मेरी बड़ी बहन का शादी कराऊंगा और इसके लिए मेरे को इतना लाख रुपए का जरूरत है। भागा भागा भागा, बहुत सारे एफर्ट डाला और बड़ी बहन का शादी करा। उसके साथ साथ मैंने लाइन से पर्पस लिख के रखा था कि अब मेरे को छोटी बहन का शादी करा। छोटी बहन के लिए इतना पैसा लगेगा, उसके लिए भागा भागा भागा, बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर और बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर बेचे और उसका शादी करा। फिर एक पर्पस रखा कि मैं एक ट्रेनिंग कंपनी चालू करूंगा और ये तारीख को चालू कर। फिर उसको मैंने चालू किया। फिर मैंने बोला कि 1992 में मैं कार लूंगा, फिएट गाड़ी, तो वो पर्पस रखा। बराबर वो पर्पस रखने के बाद मैं उसके पीछे भागा। अगला पर्पस रखा मैंने मारुति 800। 1996 में अगला पर्पस रखा कि मैं मारुति एस्टीम लूंगा 14 सितंबर को। अगला पर्पस रखा कि मैं सोनाटा लूंगा, ये दोनों गाड़ी रखूंगा, ये सोचा। और उसके बाद मैंने बोला मर्सिडीज बेंज लूंगा 29 सितंबर को। अगला पर्पस है कि तीनों गाड़ी को रखना है। और फिर मैंने 1998 में, मैं जब अपने फादर के साथ रहता था, तो मैंने एक 2 बेडरूम हॉल किचन 26.5 लाख में लिया। जो दिन मैंने वो गाड़ी खरीदा, मतलब घर लिया, मैंने अपनी बीवी को बोला अगला पर्पस क्या है? उसने बोला मेरे को 15 लाख रुपया दे दे और मैं घड़ी बढ़िया सा इसको घर को बनाऊंगा। 26.5 लाख का घर लिया और 15 लाख रुपया ऊपर से कमाना था। भागा भागा भागा, वो 15 लाख रुपया कमाया, उसका बढ़िया सा रिनोवेशन किया और वो घर के अंदर मैं 8 दिसंबर सन 2000 को घुस गया। जब मेरा वो किया, मेरा अगला पर्पस था कि मैं मेरा बापू का घर खरीदूंगा। बात ऐसा हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि सन 2000 में एक दिन मैं घर पहुंचा तो बोला डैडी ने बुलाया। डैडी मेरा बाजू, हम लोग साथ में रहते थे। फिर हमने वो साथ बड़ा वाला घर लिया तो डैडी बोला मैं यही बिल्डिंग में रहता हूं। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, उधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, दिल करता था इधर रहते तो उधर रहते। मैं बोला कोई प्रॉब्लम। एक दिन मैं घर गया डैडी को मिलने को, बड़ा मूड उनका बड़ा डाउन था। मैं बोला क्या बात है? बोला नहीं कुछ नहीं। मैंने बोलो? बोलते यार घर बेचने का ये। बोले ये घर जिसमें फादर 40 साल से रह रहे थे और दिल का टुकड़ा था, बढ़िया सा गार्डन था। मैं बोला ये घर क्यों बेचना आपको? बोलता है मैंने लाइफ में कभी ये दोनों बेटियों के लिए कुछ नहीं किया। तेरे लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बेटियों के लिए भी कुछ नहीं किया, बड़ी वाली और छोटी वाली। सोचता हूं क्योंकि पिछले 1985 से मैंने पूरा मतलब ठेका लिया घर को चलाने का और इतना बढ़िया तरीके से जिंदगी, फादर मदर सबका जितना उधार बिदार सब चुका बिका के लाइफ को एकदम हसीन और एकदम फास्ट ट्रैक पे डाल दिया। ऐसे में फादर को ऐसा लगा कि मुझे कुछ बेटियों के लिए करना चाहिए। मैंने आपको ये घर बेचना और बेटियों को देना, ऐसा उनको कोई वादा किया है कि आपने? क्योंकि शादी तो मैंने करा था 10-10 साल पहले, तो आपने उनको कोई वादा? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल कर रहा है। बोला अच्छा, आपको ये घर बेचने का, पैसे बेटियों को देना है। बोला ठीक है, मेरे को 2 दिन दो। 2 दिन मैंने सोचा और मैं गया। बोला ठीक है, आप ये बताओ ये घर कितने में बेचने का? बोलता 10 लाख में। बोला ठीक है, ऐसा करते हैं, ये घर मैं ही खरीद लेता हूं, ये घर मैं ही खरीद लेता हूं, मैं आपको 10 लाख देता हूं, आप दोनों बेटी को 5-5 लाख रुपया दे दो। बोलता बढ़िया आइडिया। फिर अगर तू भी मतलब ऐसा करता तो फिर अपन बोलते हैं कि, बोलते 10 लाख में नहीं, फिर 7.5 में बेचूंगा और 3 टुकड़े में बांचूंगा, 2.5 तेरा, 2.5 उसका, 2.5 इसका। मेरा ही बाप, मेरा ही पैसा, मेरे को ही देने का बात कर। मैं बोला ठीक है, तो 7.5 में आप मेरे को बेचो, तो यानी कि 2.5 लाख मेरे को बड़ी और छोटी को देना है, बराबर? बोले ठीक है। और मैंने थोड़े दिन में काम करके पैसे कमा के 10-15 दिन में मैंने पैसे कमाए और फादर को जाके मैंने 5 लाख दिया, जो उन्होंने बड़ी बहन को दे दिया और छोटी बहन को दे दिया। घर अभी भी उनके नाम पे है। अगर कल मेरा बापू बोलता है ना मेरे को ये घर बेचने का, मैं फिर खरीदेगा और फिर उनके नाम पे रखेगा। और परसों अगर उसको वापिस बेचने का, मैं फिर अपने बाप के लिए इतना नहीं किया तो साला अपन लोग घूम के क्या फायदा।
अब इसमें कोई लॉजिक है क्या? इसमें कोई लॉजिक है? अपना ही बाप का घर बार बार खरीदता है, उसको पैसे देते हैं और उसी के नाम पे रखते हैं अपन घर, इसमें कोई लॉजिक है? लेकिन पर्पस में थोड़ी ना कोई लॉजिक होता है। अरे दिल की बात है, दिल की बात है। थोड़े दिन पहले मैं ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, तो मेरी बीवी बाजू में आ गई, मेरे को बोलती है, मेरे को एक हुंडा एसेंट खरीद के देता है क्या? वो तो ऐसी बात करी जैसे अपन चाय पीते हैं ना। मतलब 4 बजे चलेंगे शाम। बोले किधर? मतलब गाड़ी खरीदना। और किधर? अरे अगर उसको दिल किया 10 बजे तो शाम को 4 बजे डिलीवरी होना चाहिए, नहीं तो अपन साला मर्द बन के काय को घूम रहा है। यानी अपने बीवी और बच्चों का सपनों को पूरा करने का ताकत रखना चाहिए। फिर मैंने बोला अभी मैं एक ऑफिस खरीदूंगा। ताबड़तोड़ मैंने एक ऑफिस खरीदा, 26.5 लाख रुपए का। फिर मैंने बोला इसके ऊपर मैं 10 लाख रुपया खर्चा करूंगा और ये तारीख को मैं इनॉग्रेट करूंगा। फिर मैंने अभी मैंने एक ऑफिस का, मैंने बहुत टाइम पहले सोचा था कि ये तारीख को 30 मई के पहले, मैं 30 मई को मैं अपना एक नया ऑफिस खरीदूंगा। काफी दिन पहले ही मैंने वो ऑफिस 60 लाख रुपए में खरीद लिया, अभी रिनोवेशन चालू है। फिर मैंने बोला कि मैं खुद तो वर्ल्ड में पूरा ट्रैवल किया है, लेकिन अभी वर्ल्ड में सबको लेके घूमने, वो सब तारीख तय हो गया है। और उसके बाद मैं जब एक जमाने में मेरा इंश्योरेंस सिर्फ 25,000 रुपए का था, 1997 में मैंने पर्पस रखा कि 4 करोड़ रुपए के लिए मैं अपने आप को इंश्योर करूंगा। तो आने वाला 4 साल में भागा और वो अभी मेरा 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है। फिर मैंने बोला 5 लाख रुपए मुझे दिन में कमाना है एक दिन। फिर मैं भागा, वो पर्पस पूरा किया। फिर मेरे को रिटायरमेंट के दिन 5 करोड़ रुपया कैश में चाहिए, और वो कैश का बंदोबस्त करने के लिए मैं हर महीना 1 लाख रुपया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालता हूं। अगले साल से 2 लाख रुपया डालूंगा, उसके अगले साल से हर महीना 3 लाख, उसके अगले साल से 4 लाख, उसके अगले साल से हर महीने में 5 लाख रुपया मैं डालूंगा। इस तरह से 1.8 करोड़ पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। फिर मैंने रहेजा क्लासिक क्लब में 3 लाख रुपया देके मेंबरशिप लिया, ये मेरा अगला पर्पस था। उसके बाद अभी मेरे को ये नेशनल कंपनी बनाना है, अपनी कंपनी को पूरी इंडिया में सब जगह पे फैलाना है, और फिर उसके बाद इसको इंटरनेशनल कंपनी करना है, ये अगला पर्पस है। उसके बाद मुझे एक फार्म हाउस लेना है। उसके बाद मेरे को स्मार्ट सेल्समैन क्लब बोल के एक सेल्समैन लोग के लिए क्लब चालू करना है। उसके बाद अभी मैंने एक 4 बेडरूम हॉल किचन खरीदा, ये मैंने बाद में लिखा। और उसके बाद इस तरह से पर्पस एक के बाद 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 ऐसा लाइन से। और अगर आप देखेंगे 97 में बहुत कुछ हुआ, 98 में बहुत कुछ हुआ, 99 में बहुत कुछ किया, 2000 में बहुत कुछ, 2001, 2003, हर साल में कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। एक ऑफिस आ रहा है, घर आ रहा है, कार आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। रुका नहीं, थका नहीं, ठहरा नहीं, बिल्कुल बैठा ही नहीं। यू सी माई डियर फ्रेंड, द थिंग्स आई गिव टू माई फादर, माई मदर, जो चीजें मैं अपने मां बाप को देता, मेरे फादर ने मन में सोचा मैं विदिन 1 आवर डिलीवरी कर देता हूं। 1 आवर। बोले यार मेरे को ये चाहिए। द थिंग्स आई गिव माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। मेरे थोड़े दिन पहले बच्चे ने बोला पप्पा मैंने नैनीताल नहीं देखा। मैंने अगला फोन उठाया, मैंने कृष्णा एडवेंचर्स, प्रयाग जोशी बोल के जो ट्रैवल एजेंट है, मतलब प्रयाग, और मैंने कैलेंडर निकाला कब, मेरे पास 10 दिन है। मैंने बोला ये 10 दिन चलेंगे? बोले हाँ चलो नैनीताल। बुकिंग हो गया, एयरलाइन बिरलाइन होटल बिटल सब सेट कर दिया। द थिंग्स दैट आई डू टू माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, द थिंग्स आई गिव माई सिस्टर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स। पर्पस मस्ट बी स्मार्ट एंड नॉट विजनरी। पर्पस स्मार्ट होना चाहिए, SMART, S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A अटेनेबल, R रियलिस्टिक, T टाइम बाउंड। इन्हें मेरे को घर लेना है, 1400 स्क्वायर फीट का घर लेना है, CG रोड में लेना है, 14 जनवरी 2008 3 बजे दोपहर को लेना है। क्या ये स्पेसिफिक है? यस और नो? क्या इसको मेजर किया जा सकता है? क्या ये टाइम बाउंड है? हां, तो पर्पस वैसा होना चाहिए। पर्पस विजनरी नहीं होना चाहिए। जैसे सर घर लेना है, कब लेगा तू घर? कब लेना है सर?
कब लेते हैं सर? जरा सेट हो जावे ना, लेते हैं। कब? 2-3 साल में लेते हैं। 2 या 3 साल सर, 3 साल में। 3 साल में कभी लेंगे? हम लेते हैं सर 2009 में ले लेंगे घर। 2009 में कब? दिसंबर, क्योंकि उसके आगे कोई महीना ही नहीं है। दिसंबर में लेंगे। तारीख 31, क्योंकि 41 तो है नहीं तो साला 41 तू पकड़, 41 पकड़ लेता है, क्योंकि 31 है तो बोल के उसको पकड़ा। तो अभी लिख दे। अभी लिख कैसे देंगे सर? सो बहुत जन का ना जो पर्पस है वो खाली विजन में होता है, ख्यालों में होता है, मन में होता है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं। लॉजिकली देखा जाएगा तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसे जिंदगी को चलाया देना जाना चाहिए। लॉजिकली देखा जाएगा तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली देखा जाएगा तो कुछ बड़ा बनने की भी जरूरत नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो सिल्वर भी रह जावे 50 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लॉजिकली देखा जाएगा तो डायमंड बनने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक में कोई मस्ती नहीं है बॉस। लॉजिकली देखा जाएगा तो मैं आज भी एक न्यूज़पेपर वेंडर रह सकता था। पर्पस मस्ट नॉट बी लॉजिकल। पर्पस लॉजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देर इज नो इंस्पिरेशन इन लॉजिक। लॉजिक में कोई इंस्पिरेशन नहीं है, बिकॉज देर इज नो करेज इन लॉजिक। लॉजिक में कोई करेज नहीं, अपने काबिलियत का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। लॉजिक में देर इज नो हैप्पीनेस। क्या लॉजिक है अपने बाप को घर को बार बार खरीदने? क्या लॉजिक है अपनी बीवी ने 10 बजे बोला तो 4 बजे डिलीवर? क्या लॉजिक है अपने बच्चे ने बोला नैनीताल जाना तो ठग करके अपने? लॉजिकली देखा जाएगा तो ये सब पॉसिबल भी नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं। लॉजिकली देखा जाए तो हीरो होंडा में तुम्हारा अंतिम संस्कार हो सकता है। लॉजिकली देखा जाएगा तो अगला गाड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर लॉजिक में अपने ताकत का इस्तेमाल भी तो नहीं होता है, अपने में कैपेसिटी है इसका मालूमात भी तो नहीं होता। सिर्फ लॉजिक में सेटिस्फैक्शन होता है। देयर इज ओनली सेटिस्फैक्शन इन लॉजिक। मेरे को एक ही लॉजिक समझ में आया है लाइफ में। मैं लास्ट में इतना ही बोल के कंक्लूड करना चाहता हूं कि मेरे को एक ही लॉजिक समझ में आया। द ओनली लॉजिक दैट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट the more I do for my wife, the more I do for my sister, the more I do for my father, the more I do for my mother, the more I do for my staff, the more I do for my business partner, the more I do for my upline, the more I do for all of them, the more I do for myself. जितना मैं औरों के लिए करता हूं उसमें तो अपना हो ही जाता। अपनी बीवी का गाड़ी खरीद के देने के चक्कर में मेरा मर्सिडीज तो आ ही जाता है। अपने बाप का सुकून देने के चक्कर में मेरा ऑफिस तो आ जाता है। अपने डाउनलाइन और अपने बिजनेस पार्टनर्स, अपने साथ जो जुड़े हुए बिजनेस पार्टनर्स के लाइफ को बनाने में अपना लाइफ तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। अपने अपलाइन के लाइफ को बनाने के चक्कर में अपना लाइफ तो बन जाता है। अपना बाप का और बीवी का और बच्चों का, स्टाफ का और अपने साथ जुड़े हुए स्टाफ का और लोगों के साथ उनका लाइफ को बढ़िया बनाने के चक्कर में अपना लाइफ तो बढ़िया बन ही जाता है। मेरे को यही लॉजिक समझ में आया है। द मोर आई डू फॉर माई अपलाइन, जितना मैं अपना अपलाइन के लिए करूंगा, जितना मैं अपना बिजनेस पार्टनर्स के लिए करूंगा, उतना मैं अपने लिए कर रहा हूं। देयरफॉर मैं कभी घबराता नहीं हूं ज्यादा काम करके ऊपर वाले को माला माल बनाने के, क्योंकि ऊपर को माला माल बनाने के चक्कर में मैं ऑटोमेटिकली माला माल बन ही जाऊंगा। तो ये जो मेरा विश्वास है कि मैं जितना दूसरों के लिए करूंगा उतना मैं अपने लिए ही कर रहा हूं। जितना अपना माँ बाप के लिए करूंगा उतना मैं अपने लिए ही कर रहा हूं। ऑटोमेटिकली देखा जाएगा तो मेरी जिंदगी बनता ही जाएगा। एंड देयरफॉर एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं अंत में, अनकंडीशनली सरेंडर योर सेल्फ टू योर पर्पस। अपना पर्पस में अनकंडीशनली अपने पर्पस को सरेंडर कर दो। जो भी आपका पर्पस है,
अगर आपका पर्पस है डायमंड बनना, अगर आपका पर्पस है कि आपके नीचे वाला 2 आदमी को रूबी बनाना, अगर आपका पर्पस है कि 3 आदमी अपने नीचे जो भी है उसको एमरल्ड बनाना, अगर आपका पर्पस है एक बंगला खरीदना, अगर आपका पर्पस है कि औरों का जिंदगी बनाना, जो भी आपका पर्पस है, घर लेना, गाड़ी लेना, ट्रिप पे जाना, जो भी आपका पर्पस है, अनकंडीशनली आपको अपने आप को सरेंडर करना है। कोई कंडीशन नहीं डालना। अपना पर्पस को अचीव करने के लिए कोई कंडीशन नहीं डालना। ये नहीं बोलना अगर अच्छे आदमी मिल गए तो मैं डायमंड बनूंगा, अगर मेरे को सबका साथ मिल गया तो डायमंड बनूंगा, अगर बीच में टीम न टूटा तो मैं डायमंड बनूंगा, अगर मेरा बीवी का शादी बीच में नहीं हुआ तो मैं डायमंड बनूंगा, ये वो जिंग जाए। तो बीच में ये नहीं बोलना ये हुआ तो मैं ये करूंगा, ये हो गया फिर मेरा तबियत ठीक रहेगा तो मैं डायमंड बनूंगा, फिर मेरे बच्चे बड़े होंगे तो फिर मैं डायमंड बनूंगा। तू साला कुत्ता कुछ कर नहीं सकेगा। क्योंकि करने के पहले ही तूने इतना कंडीशन डाल दिया कि ये होगा तो मैं करूंगा, ये हुआ तो मैं करूंगा, ये नहीं हुआ तो नहीं करूंगा, ये हुआ तो ये। तूने इतना कंडीशन डाला, तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ होने वाला है ही नहीं, होने वाला ही नहीं है। ये तो वही बात हो कि महात्मा गांधी फ्रीडम फाइट के टाइम पे कंडीशन डालता है। जरा ध्यान से सुनो, गांधी जी का पर्पस क्या था? गांधी जी का पर्पस क्या था? एक ही लक्ष्य था, एक ही पर्पस था। क्या? फ्रीडम, आजादी। गांधी जी का पर्पस था आजादी। उस पर्पस और गांधी के बीच में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। लेकिन जस्ट इमेजिन करो, गांधी जी फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो गए और बोलते हैं देखो मैं फ्रीडम के लिए फाइट करूंगा, सैटरडे संडे फाइट नहीं करूंगा, और शाम को 6 बजे के बाद फाइट नहीं करूंगा क्योंकि अपना सेटिंग है कस्तूरबा के साथ। और तुम बोलते हो इधर से डांडी चल के जाओ, मेरे से चल के जाने को नहीं होगा, तुम गाड़ी का बंदोबस्त करो। और तुम बोलते धोती बीती में जाओ, मेरे को 3 पीस सूट लेके जाओ। और मैं बोलता हूं मेरे को अगर इन्होंने डंडे बिंडे से मारा ना तो मैं बिल्कुल फाइट नहीं करूंगा। और मेरे को साल का 21 दिन प्रिविलेज लीव चाहिए, 14 सिक लीव चाहिए, 7 कैजुअल लीव चाहिए। तुमको क्या लगता अपने को फ्रीडम मिलता? क्योंकि गांधी ने अगर इतना कंडीशन डाला कि शाम को कस्तूरबा को मिलना है, 6 बजे के बाद नहीं करूंगा, संडे फाइट नहीं करूंगा, सैटरडे फाइट नहीं करूंगा, काय का फ्रीडम मिलता था अपने को? तो फ्रीडम के लिए कंप्लीट सरेंडर लगता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम इस देश का फ्रीडम के पीछे फाइट करो, कम से कम साला खुद का फ्रीडम के लिए तो फाइट कर। गांधी गधा आदमी था, उसने दूसरे का फाइट किया। मैं बोलता हूं तू तो अक्ल वाला है ना, तू देश के लिए लड़ मत, तू देश का फ्रीडम के लिए, तू अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो लड़, तू अपना फ्यूचर फ्रीडम के लिए तो लड़, तू अपना बिजनेस फ्रीडम के लिए तो लड़, तेरे बच्चे अच्छे जगह पे जाके पढ़ाई करे वो फ्रीडम के लिए तो लड़, तेरी बीवी को सबसे बढ़िया चीजें लेके दे सके, तुम्हारी हस्बैंड को तुम बढ़िया चीजें ले, वो फ्रीडम। कम से कम सली एक बीवी को तो पाल बराबर। अरे एक को तो पेरिस दिखा, अरे एक को तो सिंगापुर दिखा, अरे एक को तो एक गाड़ी लेके दे। अपने बच्चों के लिए तो कर, औरों का तू छोड़ दे, अभी टेंशन मत ले, कम से कम अपना फ्रीडम के तो लड़। सो अनकंडीशनली सरेंडर योर सेल्फ टू योर पर्पस। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन मत डालो। धूप रहेगा तो मैं काम नहीं करूंगा, ठंडी रहेगा तो ये होएगा, बाढ़ आया तो नहीं करूंगा, ये ट्रेन चालू नहीं है तो मैं करूंगा नहीं, बस चालू नहीं है तो मैं करूंगा नहीं, विरार से बंबई में वो अभी ब्लॉक चालू है रेलवे तो मैं लेट आऊंगा। डोंट पुट एनी कंडीशंस, डोंट पुट एनी कंडीशंस। कोई भी जो टारगेट है, कोई भी जो लक्ष्य है, कोई भी जो आपका पर्पस है, उसके और आपके बीच में किसी तरह का कंडीशन नहीं चलेगा। जब आपने कंडीशन के बिना अपने आप को सरेंडर कर दिया जैसे गांधी जी ने किया, तो आपका जीवन का फ्रीडम आपको नजर आने को चालू हो जाएगा। और ये सब चीज करने के लिए एक स्पिरिट ऑफ ए फाइटर लगता है। आपके अंदर वो फाइटर है। आप यहां पर बैठे हुए 1200 लोगों के अंदर वो फाइटर का स्पिरिट है। हर इंसान को भगवान ने बनाया था लड़ने के लिए और जीतने के लिए। आदमी ने अपने आप को निकम्मा बना दिया कंडीशन डाल डाल के।
अपने अंदर वो स्पिरिट है। यहां बैठा हुआ हर आदमी डायमंड बन सकता है। यहां बैठा हुआ हर इंसान महीने का 2 से 3 लाख रुपया कमा सकता है। यहां बैठा हुआ हर इंसान की बीवी को सब कुछ अचीवमेंट हो सकता है। यहां बैठा हुआ हर इंसान का बच्चे सबसे बढ़िया कॉलेज और स्कूल में जा सकता है। यहां बैठा हुआ हर इंसान हर वो सपना, हर वो चाहत को पूरा कर सकता है जो उसके दिमाग में और दिल में आवे। यहां बैठा हुआ हर इंसान के अंदर एक फाइटर का स्पिरिट है। जावेद अख्तर का रोटोमैक पेन का एड मेरे को याद आता है। जब उसने, वो पेन का नाम था फाइटर, जब जावेद अख्तर ने यह कहा था कि फाइटर हमेशा जीतता है। जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है। न कभी थकना तुम, न कभी थकना तुम, न कभी रुकना तुम, न कभी ठहरना तुम। कभी नहीं थकना, कभी नहीं रुकना, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना साइकोलॉजिकली, ना स्पिरिचुअली, ना इमोशनली, कभी थकना नहीं। अपने आप के अंदर इस तरह का जुनून और आग भरो, क्योंकि आग कभी ऊपर के तरफ ही जलती है। कभी आग को देखा है नीचे की तरफ जलते हुए? कुछ भी डालो वो ऊपर ही जाती है। उसमें केरोसिन डालो तो ऊपर जाती है। अपने आप को ऐसा बना दो कि अपना अंदर जितना नॉलेज हो सके भर डालो, जितनी अच्छी काबिलियतें हो वे भर डालो, जितनी अच्छी अच्छी आदतें सब भर डालो। जितनी अच्छी चीजें भरोगे वैसा आप आग में तकते रहोगे। और आग ही आग में जब आदमी तकता है और जब तब के वो बड़ा इंसान बनता है, तभी वो एक रोल मॉडल बनता है। उसको देख के दूसरे उसके माफत बनने की चाहत को पैदा करता है। आपको मिलने के बाद लोगों के मन में इस तरह का विश्वास आना है कि मुझे इस इंसान के माफत बनना है, और आप लोग सब कर सकते हैं, ऐसा मेरा 100% विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।